कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मैं अतुल कुमार शाक्य। जी, आज आपने राजधानी लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसी कुछ जानकारी दें हमें। सर देखिए, हम एक सिविल सर्विसेज कोचिंग संस्थान के रूप में जाने जाते हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी को लेकर इस पूरे भारत में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। इसकी तथ्यात्मक जो पड़ताल अगर हम लोग करें तो हमें ये पता चलता है कि भारत में आईएएस की तैयारी को लेकर बच्चों को तरह तरह से भरमाया जाता है। बहुत टफ है, बहुत टिपिकल है, बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है। ये कुछ ऐसे जवाब हैं जो चारों तरफ से आते हैं और बच्चा डर जाता है। मेरा कहना है कि बहुत सिंपल तरीके से ये हाई स्कूल की इक्विवेलेंट परीक्षा, ये हाई स्कूल से ज़्यादा बड़ी परीक्षा है नहीं। जैसे हम हाई स्कूल में 6 विषय पढ़ते थे, मल्टी सब्जेक्ट्स का एग्जाम देते हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है भाई। वही ईवीएस है, उसमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ते थे, ज्योग्राफी भी पढ़ते थे, हिस्ट्री भी पढ़ते थे, जीके भी पढ़ते थे, साइंस भी पढ़ते थे, मैथ्स भी पढ़ते थे। दिस ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ द सिविल सर्विसेज हु सेज इट्स टफ। अच्छा, दूसरा जो आंसर आता है कि टफ नहीं है तो सिलेक्शन रेयर क्यों है। सर मैंने कहा ये कंपटीशन नंबर ऑफ अपीयरेंस का है, ये कंटेंट का कंपटीशन नहीं है। कंटेंट सबके लिए बहुत इजी है, अवेलेबल है। एनसीईआरटी पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। मैंने आप बात लेकिन ये है कि अगर आप ये कहें कि हाई स्कूल का सिलेबस है, आपने पूरे प्रोग्राम में ये फोकस किया कि ये सिलेबस हाई स्कूल का सिलेबस है, तो हाई स्कूल में तो इतने लोग बैठते हैं और इतने क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आईएएस में 0.1% से भी कम रिजल्ट आता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ हाई स्कूल का एग्ज़ाम है जहाँ 99% पास का रिजल्ट और एक तरफ आईएएस का एग्जाम जहाँ 1% रिजल्ट। देखिए, हाई स्कूल का जो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है क्वालिफाइंग है। मोर देन 33% यू आर क्वालिफाइड, समवेयर मोर देन 40% यू आर क्वालिफाइड। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन फर्स्ट डिवीजन की परसेंटेज भी सर उतनी हो रही है। सर फर्स्ट डिवीजन की परसेंटेज जो है वो इस टाइम 80% 90% है। जो फर्स्ट डिवीजन ला रहे हैं 60% से ऊपर, और डिस्ट्रिक्शन की परसेंटेज 40% है। सर आईसीएसई में आप देख लीजिए तो परसेंटेज 60 to 70% फर्स्ट डिवीजन लाते हैं। सर लेकिन यहाँ तो बात क्वालिफिकेशन की है ना, कि क्वालिफाई कौन कर रहा है। हाई स्कूल में आप 33% लाइए, क्वालिफाई कर जाइए। आईएएस में मेरिट कट ऑफ होता है, नंबर ऑफ सीट्स हैं लिमिटेड है, उन लिमिटेड सीट्स को भरने के लिए ऊपर से मेरिट को गिराया जाता है, जहाँ तक आगे फिल हो जाता है। क्या आप इसमें कहीं रिजर्वेशन प्रणाली को तो दोष नहीं देते हैं कि वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है पासिंग में और यहाँ रिजर्वेशन है? ऐसा कोई दोष नहीं है। रिजर्वेशन प्रणाली का क्या मतलब समझते हैं आप? रिजर्वेशन प्रणाली का मतलब है 27% पॉपुलेशन ओबीसी की नहीं है। ओबीसी को कितना दिया गया? 52% पॉपुलेशन को 27% रिजर्वेशन है। SC ST 22.5% है, 22% का रिजर्वेशन दिया गया है। अब देखिए आप इसको ऐसे गिनिए, 52% पॉपुलेशन को 27% रिजर्वेशन, 22.5% को उतनी रिजर्वेशन, टोटल कितना हो गया? 49.5% रिजर्वेशन। 49.5% रिजर्वेशन के बाद 50.5 रिजर्वेशन कितने परसेंटेज के लिए भाई? 52% ओबीसी और 22.5 SC ST, कितना हो गया सर ये? आप गुणा करिए, जोड़िए इसको। 52 से 70 के करीब हो गया। हाँ हो गया ना। बाकी रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को 50% है, तो रिजर्वेशन वाले बच्चे ज़्यादा नुकसान में हैं। उनको रिजर्वेशन कैटेगरी में फार्म नहीं भरना चाहिए, उनको ओपन कैटेगरी में भरना चाहिए। मतलब ये नहीं था, हमारा सवाल का मतलब ये था, जब आप ये टैगलाइन देते हैं तो कहीं ये अपनी कोचिंग के लिए टैगलाइन देते हैं कि ये जनरली सही बात है कि ये इसका एग्जाम का लेवल हाई स्कूल के लेवल है, क्योंकि वहाँ पर रिजल्ट देखिए और यहाँ का रिजल्ट देखिए, दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। सर मैंने पहले भी कहा है, यहाँ पर आप लेवल ऑफ एग्जामिनेशन मत देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि कंटेंट क्या है, अवेलेबिलिटी क्या कंटेंट की है, क्या सिलेबस है। सिलेबस जो है उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखिए जो भी कोचिंग्स पढ़ा रही है, मैं अपनी बात नहीं करता, हम लोग तो बहुत ही छोटे संस्थान है, बहुत बड़े बड़े संस्थान है, वो भी एनसीईआरटी बैच चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं एनसीईआरटी बैच भाई? जब एनसीईआरटी की किताबों में सफलता नहीं छुपी है तो लोग एनसीईआरटी को बेस क्यों बना रहे हैं? आप देखिए धड़ाधड़ पूरे भारत में एनसीईआरटी बैच चल रहे हैं। सर बहुत से युवा अपने जीवन का सर्वाधिक ऊर्जा का समय होता है, युवावस्था होती है, उसको उस पद को पाने में लगा देते हैं, लेकिन उनको अगर वांछित पद नहीं मिलता है तो उससे वो हतोत्साहित हो जाते हैं। उनके लिए क्या मार्गदर्शन है? आपका सवाल बहुत ही वाजिब है कि बहुत सारे युवा एक तरफा जो चाहत है करियर की, जो बहुत उच्च शिखर पर जाकर अपने करियर को सेट करते हैं, तो जब वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं उस शिखर को, तो वो कहीं ना कहीं उनको रीसेटल होने में समाज में बड़ी दिक्कतें होती हैं। ये प्रैक्टिकल है, मैं इसमें कोई थ्योरी कह के या कोई मैं दर्शन बताकर इसको कम नहीं करना चाहता, लेकिन ये समस्याएं हैं आईएएस एस्पायरेंट्स के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ लोगों के साथ जहाँ सोच के हिसाब से नहीं मिलता है वहाँ उनमें थोड़ा सा स्लगिशनेस आ जाती है, थोड़ा सा डिमोरलाइज होते हैं। कभी कभी ये इतना सेडिमेंटेड हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में जाते हैं।
ये सारे केसेस हैं। सर, हमारे देश में विशेषकर उत्तर भारत में लोगों को बचपन से ही माता पिता को एक मन में सपना होता है कि उनका बेटा प्रशासनिक सेवा में आए। तो क्या लगता है आपको 12th या ग्रेजुएशन के साथ साथ व्यक्ति को अपना स्व आकलन करना चाहिए कि वो इस सेवा के लिए उपयुक्त है या नहीं? डेफिनेटली प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वॉट एनालिसिस पता होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, उसके प्रेटेंस पता होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज पता होनी चाहिए, व्यक्तित्व की मजबूत और कमजोर चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी रणनीति को बनाने से पहले आप अपने संसाधनों में, आप खुद ही एक बड़े संसाधन है। आपकी जो मेंटल मैच्योरिटी है वो एक संसाधन है, आपकी जो अपीयरेंस है वो संसाधन है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी संसाधन, सभी चीज़ संसाधन है। अब उस नौकरी के लिए आपको क्या अपेक्षित संसाधन है, उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से आप कितना सेट फिट होते हैं, वो आपको जरूर देखना पड़ेगा। सर एक सवाल आपकी टैगलाइन, आपने अभी स्वॉट एनालिसिस की बात की। एक तरफ हमारे यहाँ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है सर, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, जिसका लेवल अब गिरता से गिरता चला जा रहा है। और एक तरफ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिनका स्तर बढ़ते से बढ़ता चला जा रहा है। एक डिसेंडिंग ट्रेंड में है, एक असेंडिंग ट्रेंड में है। अब बच्चा जो खुद करना चाहता है बस वो खुद से कर पाता है। क्या ऐसा आप निर्देश या कुछ भी आप गवर्नमेंट के लिए देना चाहेंगे कि हमारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए ताकि बच्चे वहाँ से निकल के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और क्वालिफाई कर सकें? जनसंख्या का ये दुष्परिणाम है। आपने एक सवाल पूछा कि जो एकेडमिक्स है वो एकेडमिक्स परफॉर्मेंस गिरती जा रही है, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस बहुत हाई राइज हो रही है। उसके पीछे कारण है जब जनसंख्या बढ़ेगी तो स्कूलों को कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास करने का फोर्स होगा, क्योंकि फीस बच्चों से मिलनी है। ज़्यादा को ज़्यादा फेल करेंगे तो स्कूल बंद हो जाएंगे। इसका मतलब बढ़ती लोगों को जनसंख्या का फेल कर देने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि एजुकेशन बढ़ जाएगी। फेल करेंगे तो वो फिर और मेहनत से आएंगे। सर, सरकारों का इंस्ट्रक्शन है किसी को फेल न किया जाए। आई एम सॉरी। क्या ये इंस्ट्रक्शन सही है? सर, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी वीडियो। आप बचना चाहते हैं? सर, एक प्रशासनिक सेवक में के व्यक्तित्व में सबसे बड़ा गुण आप क्या देखते हैं? एक प्रशासक को हमेशा संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशीलता होगी तो बाकी सभी सद्गुण आ जाएंगे। कई ऐसे समाज में घटनाएं देखने को मिलती हैं कि ईमानदारी कमी दिखाई पड़ती है और कई बार प्रशासक भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। तो क्या इस समस्या का क्या हल है कि किस प्रकार से हम चयन के समय उनके अंदर का ईमानदारी का तत्व खोज सकते हैं या उसको सुनिश्चित कर सकते हैं? दरअसल मेरिट सिस्टम में है, मेरिट सिस्टम में सिलेक्शन सिस्टम को सरकार ने अच्छा बनाया है। जी जी। लेकिन इतने बड़े सिस्टम में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विल है, पॉलिटिकल विल है, रोल प्ले कर रही है और राजनीतिक विल को बहुत जल्दी अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन हमेशा राजनीतिक इशारों पर चल रहा है जी। और अगर प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया तो मुश्किल। सर, आज आपने शिक्षा जगत का एक कार्यक्रम किया है। आपके पीछे बैनर पे मैं राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार भी देख पा रहा हूँ। तो क्या संबंध रहा आज खेल रत्न पुरस्कार किस उसमें संदर्भ में दिया बहुत गया? सारे हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी आए हुए हैं जी। और उन्होंने अपनी दिव्यांगता के बावजूद भी ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन किया। हम चाहते हैं कि शिक्षा जगत उनको भी सम्मान दे और उनको भी तरजीह दे। चलिए, आप कोई प्रश्न आप? सर, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि अब तक बात हो रही थी IAS बनने तक की। हम ये देखते हैं कि लोग जो ऑरा देखते हैं, अभी आपने देखा तमिलनाडु में सरकार हुई, एक एक्टर की सरकार बनी, जो लोग ऑरा देखते हैं उसके पीछे भागते हैं। आप IAS का ऑरा दिखाते हैं कि IAS बन जाओ तो देश की तुम्हें जो है सम्मान मिलेगा और रेड लाइट मिलेगी, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे बढ़ने का, देश के लिए कुछ करने का। सर, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो नेतागण हैं उनको देख के लोग फॉलो करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को लोग फॉलो करते हैं। उनका ऑरा ज़्यादा होता है IAS से। वो देखते हैं कि वो जब चाहते हैं IAS का ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या IAS बनने के बाद की लाइफ कैसी होनी चाहिए? देखिए, IAS बनने का मतलब है आप लोक सेवक हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपका कोड ऑफ कंडक्ट तय है, आपको भारतीय संविधान में जिम्मेदारियां तय करके दी गई। आर्टिकल 312 से लेकर जो भी आर्टिकल चलते हैं भारतीय लोक सेवकों के संबंध में, वो सभी आपको रेगुलेट करते हैं और वो आपकी जिम्मेदारियों को भी आप पर आरोपित करते हैं। आपको अपने ऊपर आरोपित जिम्मेदारियों को नियंत्रित तरीके से कंट्रोल वे में एग्जीक्यूट करना है, परफॉर्मेंस देनी है और दूसरी बात है जनता को अधिक से अधिक तुष्ट करना है। मतलब सरकारी नीतियों को अधिकतम तुष्टता की पावर तो सारी नेता के पास रहती है। नहीं, ठीक है, प्रशासक इंटरेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिक्स। प्रशासक राजनीति की हाथ कान आके सब वही है, लेकिन इसे काम नहीं करने दिया जाता सर। नहीं, प्रशासक चाहे आप तो कर क्या लेते हैं। संदेश देना चाहते हैं जो IAS बन गए हैं उनके लिए? क्या संदेश देना चाहते हैं? वो कैसे देश हित में काम करें? अगर पॉलिटिकल प्रेशर है उसके बाद वो कैसे काम करें? जितने भी लोक सेवक हैं उनको पुराने कोड ऑफ कंडक्ट में
न्यूट्रलिटी और एनोनिमिटी का एक पाठ पढ़ाया जाता है कि उनको हमेशा अनाम रहना है और उनको हमेशा तटस्थ रहना है। इस गुण की सबसे ज़्यादा जरूरत है। आज आपने वीडियो दिखाई है 10 IAS की, उसमें यही दिखाया है कि जिसने बहुत अच्छा काम किया उसको या तो ट्रांसफ़र कर दिया गया या टर्मिनेट कर दिया कोई गया। बात नहीं, दीज आर द रिवार्ड्स फॉर द बेस्ट वर्क। हमारा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में देश को अधिक से अधिक कुशल प्रशासनिक सेवक मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।